नमस्कार दोस्तों। आज है 31 जनवरी 2026 और आज की ऐसी खबरें जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर। भारत सरकार और तमिलनाडु ने थूथुकुडी में नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क नामक एक विशेष परियोजन वाहन की स्थापना की है। भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क की स्थापना भारत को समुद्री विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो क्या है परियोजना, देखते हैं। प्रमुख भागीदारी और संरचना की बात करें तो विशेष प्रयोजन वहन। यह पार्क एक एसपीवी के रूप में संचालित होगा जो केंद्र और राज्य के बीच 50:50 की संयुक्त भागीदारी है। मतलब 50% जो है वहन करेगी केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार वहन करेगी। साझेदार की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से वीओ चिदम्बनार पोर्ट अथॉरिटी और तमिलनाडु सरकार की ओर से SIPCOT मतलब स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु इसमें भागीदार है। परियोजना का विस्तार और क्षमता। स्थान की बात करें तो यह पार्क तमिलनाडु के थूथुकुडी अर्थात तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है, जो अपनी रणनीतिक समुद्री स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल। यह क्लस्टर लगभग 2000 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 1000 एकड़ शिपयार्ड के लिए और शेष 1000 एकड़ सहायक उद्योगों और बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित होगा। वाटर फ्रंट। इसमें लगभग 2 किलोमीटर का वाटर फ्रंट क्षेत्र शामिल है। उत्पादन लक्ष्य की बात करें तो इस क्लस्टर की कुल क्षमता 1.2 मिलियन ग्रॉस टर्नेज प्रति वर्ष होने का अनुमान है। वित्तीय और नीतिगत समर्थन। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। यह परियोजना केंद्र सरकार की 19,989 करोड़ की महत्वाकांक्षी शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के तहत गठित होने वाला पहला एसपीवी है। पूंजीगत सहायता की बात करें तो इस योजना के तहत पात्र घटकों के लिए 100% पूंजीगत सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव की बात करें तो रोजगार। इस क्लस्टर से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। अनुमान है कि यह अकेले तमिलनाडु में 55,000 से अधिक नौकरियां पैदा करेगा। प्रमुख निवेश की बात करें तो दक्षिण कोरिया की HD हुंडई और भारत की कोच्चिन शिपयार्ड व मझगांव डॉक जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें लगभग 30,000 करोड़ का निवेश कर सकते हैं। लक्ष्य की बात करें तो एक प्रमुख एंकर शिपयार्ड चालू होने के 10 वर्षों के भीतर 0.5 मिलियन गीगाटन की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। रणनीतिक महत्व। यह भारत का पहला ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर होगा जो प्लग एंड प्ले सुविधा से लैस होगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्डों पर निर्भरता कम करना और भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी समुद्री केंद्र बनाना है। अगली खबर है महत्वपूर्ण खनिज। तो भारत सरकार ने 29 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है। यह निर्णय खान और खनिज अर्थात विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची में संशोधन करके लिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत की इस्पात क्षेत्र की जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर भारी निर्भरता को कम करना है। इस निर्णय के प्रमुख बिंदु और प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। तो विधिक बदलाव। सरकार ने MMDR अधिनियम की धारा 11C के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए पहली अनुसूची में संशोधन किया। अब कोकिंग कोल को
भाग डी में रखा गया है, जो रणनीतिक खनिजों की सूची है। आयात निर्भरता की कमी। वर्तमान में भारत अपने इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोल की कुल आवश्यकता का लगभग 95% आयात करता है। वित्त क्षेत्र 2024-25 में यह आयात बढ़कर लगभग 57.58 मिलियन टन हो गया था। इस नई श्रेणी में आने से घरेलू उत्पादन बढ़ाने और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। प्रक्रियाओं में तेजी। रणनीतिक खनिज घोषित होने से अब खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य स्वीकृतियां तेजी से मिल सकेंगी। इसके अलावा इन खनिजों के खनन को सार्वजनिक परामर्श की अनिवार्यता से छूट दी गई है। निजी निवेश को बढ़ावा। यह कदम गहरे दबे हुए खनिजों के अन्वेषण और खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। राज्य सरकारों को राजस्व। यह स्पष्ट किया गया है कि खनिज नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है, लेकिन रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम और अन्य वैधानिक भुगतान संबंधित राज्य सरकारों को ही मिलते रहेंगे। घरेलू भंडारण। भारत के पास लगभग 37.37 अरब टन कोकिंग कोल का भंडार है, जो मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोकिंग कोल क्यों महत्वपूर्ण है? तो कोकिंग कोल, जिसे धातु कर्मीय कोयला भी कहा जाता है, इस्पात बनाने की प्रक्रिया में एक आवश्यक कच्चा माल है। यह लौह अयस्क को पिघले हुए लोहे में बदलने के लिए ईंधन और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के रूप में कार्य करता है। इस्पात की उत्पादन लागत में कोकिंग कोल का हिस्सा लगभग 42% होता है। यह निर्णय विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगली खबर है पैमाना पोर्टल। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया पैमाना अर्थात प्रोजेक्ट ऑपरेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस पोर्टल भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक क्रांतिकारी डिजिटल समाधान है। तो विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? पैमाना का प्राथमिक उद्देश्य 150 करोड़ से अधिक लागत वाली सभी केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी करना है। यह परियोजनाओं में होने वाली देरी और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। इस पोर्टल की क्या विशेषताएं हैं? तो डिजिटल वर्कफ्लो। यह पोर्टल परियोजनाओं की शुरुआत से लेकर पूरा होने तक के पूरे जीवन चक्र को डिजिटल रूप से ट्रैक करता है। नेटवर्क विश्लेषण। पैमाना का नाम ही इसके कार्य को दर्शाता है। यह परियोजनाओं के बीच की जटिल कड़ियों का विश्लेषण करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक बाधा पूरी परियोजना को कैसे प्रभावित करेगी। इन्वेंट्री प्रबंधन। यह विभिन्न मंत्रालयों के तहत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का एक केंद्रीय डेटाबेस बनाए रखता है। एकीकृत डैशबोर्ड। यह नीति निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेलवे, सड़क, ऊर्जा की प्रगति को एक ही स्थान पर देखने की सुविधा देता है। महत्वपूर्ण डेटा और रिपोर्टिंग की बात करें तो वर्तमान में यह प्रोटोकॉल 1800 से अधिक परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है। MOSPI इस पोर्टल के डेटा का उपयोग अपनी मासिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए करता है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों को भेजी जाती है। पोर्टल यह ट्रैक करता है कि परियोजना के मूल मापदंडों की तुलना में वर्तमान स्थिति क्या है। शासन का प्रभाव क्या होगा? जवाबदेही। यह संबंधित विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करता है, क्योंकि डेटा सार्वजनिक और पारदर्शी होता है। अंतर मंत्रालयी समन्वय। यदि किसी परियोजना में वन विभाग या रेलवे की अनुमति की देरी हो रही है तो पोर्टल के
माध्यम से संबंधित मंत्रालयों के बीच तेजी से संवाद संभव होता है। संसाधन आवंटन की बात करें तो सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि किन परियोजनाओं को तत्काल अतिरिक्त धन या प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता है। पृष्ठभूमि: यह पोर्टल पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बड़े विजन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक लागत को कम करना और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की खबर है, राज्य कैबिनेट ने शिक्षकों के एक विशेष कैशलेस स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के दायरे को विस्तार देने या इसी तर्ज पर एक विशेष कैशलेस स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। क्या है योजना और लाभार्थी कौन होंगे, देखते हैं। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा। अनुमान के अनुसार राज्य के लगभग 6 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कैशलेस इलाज: शिक्षकों को अब गंभीर बीमारियों या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में नकद भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे केवल अपना स्टेट हेल्थ कार्ड दिखाकर इलाज करा सकेंगे। इलाज की सीमा की बात करें तो निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस इलाज होगा। सरकारी चिकित्सा संस्थानों की बात करें तो इसमें इस इलाज के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब चाहे जितना का इलाज हो करा सकते हैं। अस्पतालों का नेटवर्क: योजना के तहत लाभार्थी राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। कार्यान्वयन और कार्ड: स्टेट हेल्थ कार्ड: प्रत्येक पात्र शिक्षक को एक डिजिटल स्टेट हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। प्रीमियम भुगतान: योजना का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे शिक्षकों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उद्देश्य और लाभ की बात करें तो वित्तीय सुरक्षा: सेवानिवृत्त और वर्तमान दोनों शिक्षकों को बुढ़ापे और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। कार्यकुशलता: शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त कर उनकी कार्य क्षमता और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। समानता: यह कदम सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भी राज्य के नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। अगली खबर है उत्तराखंड से। तो विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को विमानन और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। पुरस्कार का आधार: तो उत्तराखंड को यह सम्मान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विमानन क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी सुधारों के लिए दिया गया है। 4 धाम हेली नेटवर्क: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का व्यापक विस्तार, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए यात्रा सुगम हुई है। उड़ान योजना का सफल क्रियान्वयन: केंद्र की उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करना और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना। बुनियादी ढांचा विकास: राज्य में हेलीपोर्ट्स, हेलीपैड्स और हवाई पट्टियों का आधुनिक नेटवर्क तैयार करना। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में विकसित किया जा रहा है। सामाजिक और रणनीतिक प्रभाव की बात करें
तो आपदा प्रबंधन, हवाई संपर्कों के विस्तार से राज्य में आपदा और स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान राहत और बचाव कार्य में बड़ी मदद मिलती है। सीमावर्ती क्षेत्र का विकास, पिथौरागढ़ जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई पट्टियों को क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटन और सुरक्षा दोनों को मजबूती मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? प्रदाता, यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा प्रदान किया गया। प्रतिनिधित्व, उत्तराखंड की ओर से सचिव सचिन कुर्वे और यूसीएडीए के सीईओ आशीष चौहान यह सम्मान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री का विजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य की ऊंची उड़ान और सशक्त विमानन नीति का परिणाम बताया है। यह मान्यता उत्तराखंड को देश के एक उभरते हुए विमानन हब और हेली टूरिज्म केंद्र के रूप में स्थापित करती है। विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण, एलएनजी डीजल ट्रेन, तो भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेम्यू ट्रेन का परिचालन शुरू करना नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 के लक्ष्यों की ओर एक क्रांतिकारी कदम है। तो ये तकनीकी क्या है? इस ट्रेन में पारंपरिक डीजल इंजन को संशोधित किया गया है ताकि वह डीजल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस दोनों के मिश्रण पर चल सके। यह इंजन लगभग 60 से 70% एलएनजी और शेष डीजल के मिश्रण का उपयोग करता है। प्रमुख विशेषताएं और लाभ क्या हैं? तो प्रदूषण की कमी, डीजल की तुलना में एलएनजी का फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में 20 से 25% और पार्टिकुलेट मैटर में लगभग 90% की कमी आती है। लागत बचत, एलएनजी डीजल की तुलना में काफ़ी सस्ती है, जिससे रेलवे के परिचालन खर्च में भारी कमी आएगी। इंजन की दक्षता, डुअल फ्यूल तकनीकी से इंजन का शोर कम होता है और इंजन की उम्र बढ़ती है। विकास और कार्यान्वयन की बात करें, संस्था इस तकनीकी को RDSO अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन और IRROAF भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट स्थल की बात करें तो पहला सफल परीक्षण सकरूबस्ती, दिल्ली रोहतांग खंड पर किया गया था, जिसे अब पूर्ण परिचालन में लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेलवे ने एलएनजी भंडारण और रिफ्यूलिंग के लिए विशेष स्टेशनों पर एलएनजी हब बनाया है। तो इसमें परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो भारी रेल इंजनों में एलएनजी का उपयोग कर रहे हैं। यह पहल ग्रीन रेलवे मिशन का हिस्सा है। DMU का अर्थ है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। भविष्य की योजना, भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे अपनी सभी पुरानी डीजल इंजनों को एलएनजी या हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों में बदलने की योजना बना रहा है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण भी जींद सोनीपत रेलखंड पर शुरू किया है। अगली खबर है AI नवाचार। ONGC ने अपने संचालन के लिए प्रज्ञा AXI AI और इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ONGC द्वारा लॉन्च किया गया प्रज्ञा AIX और इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या है प्रज्ञा AIX? तो यह एक सेटेलाइज्ड AI प्लेटफॉर्म है जिसे तेल और गैस की खोज और उत्पादन में आने वाली जटिल चुनौतियों को हल करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करना है। प्रमुख कार्य और उपयोग, अपस्ट्रीम ऑपरेशंस
या प्लेटफॉर्म ड्रिलिंग और उत्पादन के दौरान मिलने वाली भारी डेटा का विश्लेषण करता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस या मशीनों और रिंग्स में आने वाली तकनीकी खराबी का पहले ही अनुमान लगा लेता है, जिससे डाउन टाइम कम होता है। रिजर्वर मैनेजमेंट जमीन के नीचे तेल के भंडारों के सटीक स्थिति और वहां से तेल निकालने के सबसे कुशल तरीकों की पहचान करता है। सुरक्षा और जोखिम की बात करें तो परिचालन के दौरान सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। प्रज्ञा का महत्व क्या है? तो इनोवेशन एक्सचेंज यह केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक एक्सचेंज है जहां ओएनजीसी के विभिन्न विभाग, स्टार्टअप्स और शोधकर्ता अपने एआई मॉडल और नवाचार साझा करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ ओएनजीसी के व्यापक डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे प्रोजेक्ट दिशा के तहत गति दी जा रही है। परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो संस्था है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी। लक्ष्य क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन में लागत को कम करना और नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। सहयोग की बात करें तो इसके विकास में प्रमुख तकनीकी भागीदारों और भारत की अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों का सहयोग लिया गया है। यह प्लेटफॉर्म भारत को वैश्विक तेल और गैस उद्योगों में तकनीक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। अगली खबर ई मेथनॉल। असम पेट्रोकेमिकल्स ने कांडला गुजरात में ई मेथनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए दीनदयाल पोर्ट के साथ समझौता किया। यह समझौता भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के बीच हुआ है। ई मेथनॉल क्या है? तो पारंपरिक मेथनॉल के विपरीत ई मेथनॉल एक नेट जीरो ईंधन है। यह दो मुख्य घटकों से बनता है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त कैप्चर की गई CO2, औद्योगिक कचरे या वातावरण से सोखी गई कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के मेल से बनने वाला ईंधन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। परियोजना का स्थान और महत्व की बात करें तो स्थान है, यह संयंत्र गुजरात के कांडला दीनदयाल पोर्ट में स्थापित किया जाएगा। रणनीतिक लाभ देखें तो कांडला पोर्ट भारत के प्रमुख निर्यात आयात केंद्रों में से एक है। यहाँ संयंत्र होने से जहाज़ों को हरित ईंधन की आपूर्ति करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करना आसान होगा। समझौता ज्ञापन के मुख्य बिंदु तो साझेदारी असम पेट्रोकेमिकल्स, जो असम सरकार का ही उपक्रम है, तकनीकी और उत्पादन का प्रबंधन करेगा, जबकि दीनदयाल पोर्ट बुनियादी ढांचा और भूमि उपलब्ध कराएगा। लक्ष्य की बात करें तो समुद्री जहाज़ों के लिए ईंधन के रूप में मेथनॉल के उपयोग को बढ़ावा देना। वर्तमान में वैश्विक शिपिंग उद्योग तेजी से डीजल से मेथनॉल की ओर बढ़ रहा है। भारत के लिए इसके लाभ की बात करें तो आयात निर्भरता में कमी। भारत वर्तमान में अपनी मेथनॉल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। घरेलू उत्पादन से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। समुद्री प्रदूषण में कमी। जहाज़ों में ई मेथनॉल के उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी गिरावट आती है। ग्रीन शिपिंग हब, यह परियोजना भारत के वैश्विक ग्रीन शिपिंग हब के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य 2030 में मदद करेगी। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। कंपनी असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड दक्षिण एशिया में प्राकृतिक गैस से मेथनॉल बनाने वाली पहली कंपनी थी। पोर्ट दीनदयाल पोर्ट गुजरात, पूर्व में कंडला पोर्ट कहा जाता था। संदर्भ, यह पहला भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है। अगली खबर है वी बैट ड्रोन। भारतीय सेना ने 28 जनवरी 2026 को अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी शील्ड एआई के साथ वी बैट मानव रहित हवाई प्रणाली की खरीद के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस साझेदारी और वी बैट ड्रोन की विस्तृत जानकारी देख लेते हैं।
प्रमुख तकनीकी ह्यूमनॉइड एआई स्वत्या। इस समझौते के तहत भारतीय सेना को शील्ड एआई का ह्यूमनॉइड सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी मिलेगा। यह सॉफ्टवेयर ड्रोन को बिना मानवीय हस्तक्षेप या जीपीएस के स्वयं निर्णय लेने और जटिल वातावरण में मिशन पूरा करने की क्षमता देता है। विदेशी विकास की बात करें तो सेना को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का लाइसेंस भी मिलेगा, जिससे भारतीय साझेदार भारत की विशिष्ट परिचालन जरूरतों के अनुसार अपनी स्वायत्त प्रणालियां विकसित कर सकेंगे। वीवैट ड्रोन की विशेषताएं। वी टोल क्षमता, यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसका अर्थ है कि इसे रॉकेट की तरह सीधे ऊपर की ओर लॉन्च किया जा सकता है और फिर यह क्षैतिज उड़ान में बदल जाता है। रनवे की आवश्यकता नहीं, इसे बिना किसी रनवे, गुलेल या रिकवरी नेट के छोटे स्थानों जैसे जहाज के छतों या दुर्गम पहाड़ी इलाकों से संचालित किया जा सकता है। सहन शक्ति और ईंधन, यह 12 घंटे से अधिक समय तक लगातार उड़ान भर सकता है और इसमें सैन्य ग्रेड का हैवी फ्यूल इंजन लगा है। उपयोग, यह मुख्य रूप से लंबी दूरी की खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की स्थिति के लक्ष्य निर्धारण के लिए डिजाइन किया गया है। मेक इन इंडिया और विनिर्माण, स्थानीय उत्पादन। इस समझौते के तहत वीवैट ड्रोन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। शील्ड एआई ने इसके लिए जेएसडब्ल्यू डिफेंस के साथ साझेदारी की है। विनिर्माण हब, दिसंबर 2025 में हैदराबाद के पास महेश्वरम में 90 मिलियन के उपनिवेश से एक विनिर्माण इकाई का निर्माण शुरू हुआ है, जो भारत को इन ड्रोन्स के लिए वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाएगा। सामरिक महत्व, कठिन भौगोलिक स्थितियों अपनी विशिष्ट क्षमताओं का यह ड्रोन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और तटीय सीमाओं की निगरानी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आपातकालीन खरीद, यह सौदा आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत किया गया है ताकि सेना की आधुनिक हवाई निगरानी क्षमताओं को तुरंत मजबूत किया जा सके। स्पेन सरकार ने लगभग 5 लाख अनियमित प्रवासियों के लिए एक बड़े आम माफी कार्यक्रम की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था और व्यापार की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए बड़े रणनीतिक बदलाव की रूपरेखा दी गई है। सर्वेक्षण के अनुसार अब भारत को केवल दुनिया की फार्मेसी बने रहने के बजाय वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वॉल्यूम लीड से वॉल्यूम ड्रिवन का क्या अर्थ है? तो वॉल्यूम लीड, वर्तमान में भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है। हम सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाने में माहिर हैं। वॉल्यूम ड्रिवन, इसका मतलब है कि अब भारत को ऐसी दवाएं बनानी होंगी जिनकी वैश्विक बाजार में कीमत अधिक हो, जैसे नई दवाओं की खोज, बायोसिमिलर्स और जटिल जेनेरिक दवाएं। सर्वेक्षण की प्रमुख निष्कर्षता। बाजार का आकार, भारतीय फार्मा उद्योग 2030 तक $130 बिलियन और 2047 तक $450 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। निर्यात वृद्धि, सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने दवा निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की है, लेकिन अब ध्यान पेटेंट दवाओं के बाजार में हिस्सा बढ़ाने पर है। PLI योजना का प्रभाव, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI स्कीम ने बल्क ड्रग्स के आयात पर निर्भरता कम की है, जिससे वॉल्यूम एडिशन में मदद मिलती है। रणनीतिक बदलाव के मुख्य स्तंभ, अनुसंधान और विकास। सर्वेक्षण में फार्मा कंपनियों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा अनुसंधान में निवेश करने का सुझाव दिया गया है। सरकार ने इसके लिए PRIP, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक जैसी योजना शुरू की है। गुणवत्ता मानक की बात करें तो भारतीय दवाओं की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए निर्माण प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे US FDA के अनुरूप और सख्त बनाने पर जोर दिया गया है।
बायोफार्मास्यूटिकल्स भविष्य की दवाओं के रूप में बायोफार्मा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण है। चुनौतियां और समाधान। चुनौती: चीन से सक्रिय दवा सामग्री के आयात पर अभी भी निर्भरता बनी हुई है। समाधान क्या है इसके? तो सर्वेक्षण ने 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के निर्माण को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता बताई है, ताकि लागत कम हो और वैल्यू भारत में ही रहे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा इसमें, तो भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर मात्रा में तीसरे और वॉल्यूम में 14वें स्थान पर है। सर्वेक्षण का विजन है भारत को 2047 तक ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन बनाना। इस सर्वेक्षण के अनुसार अलग दशक भारतीय फार्मा क्षेत्र के लिए इनोवेशन और पेटेंट का दशक होगा। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगातार तीसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण प्राप्त हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात उत्पादन कंपनी है, ने मानव संसाधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धता हासिल की है। इसे प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थान ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा लगातार तीसरे वर्ष प्रमाणित किया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क क्या है? यह एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण है जो उन कंपनियों को दिया जाता है जहां की कार्य संस्कृति उच्च स्तर की होती है। यह मुख्य रूप से 2 पैमानों पर आधारित होती है। तो पहला है ट्रस्ट इंडेक्स सर्वे, कर्मचारियों का अनुभव, और कल्चर ऑडिट, मतलब कंपनियों की नीति पर। सेल को सम्मान क्यों मिला? तो लगातार तीसरी बार यह गौरव हासिल करने के पीछे सेल निम्नलिखित नीतियां महत्वपूर्ण हैं। तो कर्मचारी कल्याण, कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा, शिक्षा और आवास प्रदान करना। समावेशी संस्कृति, कार्यस्थल पर विविधता और समावेशी को बढ़ावा देना जिससे हर कर्मचारी को सम्मान महसूस हो। कौशल विकास, नई तकनीकों और सुरक्षा मानकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। पारदर्शिता, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच खुले संवाद और विश्वास का वातावरण। रणनीतिक महत्व, टैलेंट अट्रैक्शन, यह प्रमाणन नई प्रतिभाओं, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने में मदद करता है। ब्रांड वैल्यू, एक महारत्न कंपनी होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेल की साख को एक प्रगतिशील संगठन के रूप में मजबूत करता है। उत्पादकता, खुशी और संतुष्ट कर्मचारी उत्पादन लक्ष्यों को हासिल करने में अधिक योगदान देते हैं, जो सेल के रिकॉर्ड उत्पादन के आंकड़ों को दिखाता है। तो इससे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो कंपनी का दर्जा, सेल एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है, PSU है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश। उपलब्धता, लगातार 3 वर्षों से यह सम्मान पाने वाली चुनिंदा PSU में से एक है। आज के इतिहास पर चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को अगले दिन यानी 31 जनवरी 1948 को उनकी अस्थियों को पवित्र त्रिवेणी संगम प्रयागराज में विसर्जित किया गया था। इस यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे, जो भारतीय इतिहास का एक भावुक क्षण था। भारतीय तटरक्षक बल ICG की स्थापना 1970। महत्व, हालांकि तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी औपचारिक स्थापना की प्रक्रिया 31 जनवरी 1977 को अंतरिम रूप से शुरू हुई थी। उद्देश्य, भारत के समुद्री हितों की रक्षा और समुद्री तस्करी को रोकना। अपोलो 14 मिशन प्रक्षेपण 1971। विज्ञान एवं तकनीकी, आज ही के दिन नासा ने अपना तीसरा चंद्रमा लैंडिंग मिशन अपोलो 14 लॉन्च किया था। तथ्य, इस मिशन के कमांडर एलन शेफर्ड थे, जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर गोल्फ खेला था। सोवियत संघ में मैकडॉनल्ड्स। विश्व इतिहास, अर्थव्यवस्था। तो शीत युद्ध की समाप्ति का एक बड़ा प्रतीक आज ही के दिन दिखा जब मॉस्को में रूस का पहला मैकडॉनल्ड्स खुला। यह साम्यवादी देश में पूंजीवाद के
प्रवेश का एक ऐतिहासिक संकेत था। ब्रिटेन का ब्रेक्सिट 2020 अंतर्राष्ट्रीय संबंध 31 जनवरी 2020 की आधी रात को ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। इसे ब्रेक्सिट के नाम से जाना जाता है, जो आधुनिक यूरोपीय राजनीति की सबसे बड़ी घटना है। तो आज की एमसीक्यू देख लेते हैं। भारत के पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बी थुथुकुंडी तमिलनाडु, सी कोच्चि केरल, डी कांडला गुजरात। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी थुथुकुंडी तमिलनाडु। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खनिज को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है? ऑप्शन ए है लिथियम, बी तांबा, सी कोकिंग कोल, डी लोहा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कोकिंग कोल। अगला है, पैमाना पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, बी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला है, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य को विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई देश की पहली ड्यूअल फ्यूल डीईएमयू ट्रेन किन दो ईंधनों पर चलती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन और डीजल, बी सौर ऊर्जा और डीजल, सी एलएनजी और डीजल, डी एथेनॉल और पेट्रोल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एलएनजी और डीजल। अगला है, ओएनजीसी द्वारा लॉन्च किए गए एआई और इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रज्ञा AIX, शक्ति एआई, ऊर्जा हब, डीप एक्सप्लोरेशन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रज्ञा AIX। अगला, ई मेथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए असम पेट्रोकेमिकल्स ने किस पोर्ट के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बी पारादीप पोर्ट, सी दीनदयाल पोर्ट कंडला, डी विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट कांडला। अगला है, भारत के पहले एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय में किया गया? ऑप्शन ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सी जेएनयू, डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। अगला है, हाल ही में उड़ीसा को कौन सा वन्य जीव अभयारण्य माओवादी मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है सिमलीपाल, बी भीतरकनिका, सी सुनबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य, डी सतकोसिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सुनबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य। अगला है, भारतीय सेना ने वी-बैट ड्रोन्स के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन, बी बोइंग, सी शील्ड एआई, डी नॉर्थरोप गुरमन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा शील्ड एआई। 12 है, ह्यूमनॉइड एआई सॉफ्टवेयर जो ड्रोन्स की को स्वायत्तता प्रदान करता है कि किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है स्पेसएक्स, बी
सील्ड एआई, सी गूगल डीप माइंड, डी टेस्ला। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सील्ड एआई। अगला है, किस यूरोपीय देश ने हाल ही में 5 लाख अनियमित प्रवासियों के लिए आम माफी कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी जर्मनी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्पेन। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय फार्मा क्षेत्र को किस ओर बढ़ने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है केवल लागत कम करना, बी वॉल्यूम लीड से वॉल्यूम ड्रिवन की तरफ, सी केवल आयात बढ़ाना, डी पारंपरिक दवाओं पर ध्यान देना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम लीड से वॉल्यूम ड्रिवन तक। अगला है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लगातार तीसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए गेल, बी एनटीपीसी, सी सेल, डी वेल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेल। 31 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की अस्थियां का विसर्जन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए राजघाट दिल्ली, बी साबरमती अहमदाबाद, सी त्रिवेणी संगम प्रयागराज, डी कन्याकुमारी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिवेणी संगम प्रयागराज। अगला है, ब्रेक्सिट के तहत ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष यूरोपीय संघ से अलग हुआ था? ऑप्शन ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2020। अगला, प्रसिद्ध रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। अगला है, अपोलो 14 मिशन जो 31 जनवरी 1971 को लॉन्च हुआ था कि कमांडर कौन थे? ऑप्शन ए है नील आर्मस्ट्रांग, बी बज एल्ड्रिन, सी एलन शेफर्ड, डी यूरी गार्गिन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एलन शेफर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट है, एलन शेफर्ड। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 जनवरी, बी 30 जनवरी, सी 31 जनवरी, डी 1 फरवरी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 30 जनवरी। तो महात्मा गांधी की पूर्ण तिथि 30 जनवरी पर मनाया जाता है, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा में बड़ा योगदान दिया था। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।